गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने गैसों का द्रवों में विलयन, सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। हम जानते हैं कि अधिकांश गैसें जल में तथा कुछ अन्य द्रवों में घुलनशील होती हैं, कम मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में। अब गैसों के द्रवों में विलेयता को बताने के लिए एक वैज्ञानिक थे बुनसन। उन्होंने एक टर्म दी अवशोषण गुणांक। अवशोषण गुणांक की सहायता से हम गैसों की द्रवों में विलेयता को बताते हैं। द मोस्ट ऑफ द गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज इन सम अदर लिक्विड्स टू ए मोर or less extent. The solubility of the gases in liquid is expressed in terms of absorption coefficient as proposed by Bunsen. इस अवशोषण गुणांक को या एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को हम स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या है ये अवशोषण गुणांक? किसी विलायक के इकाई आयतन में निश्चित ताप और एक वायुमंडलीय दाब पर घुली हुई गैस के आयतन का एनटीपी पर समानीत मान उस गैस का अवशोषण गुणांक कहलाता है। किसी विलायक के इकाई आयतन में निश्चित ताप तथा एक वायुमंडलीय दाब पर घुली हुई गैस के आयतन का एनटीपी पर जो समानीत मान है वो उस गैस का अवशोषण गुणांक कहलाता है। उस ताप पर कैसे समझेंगे इसको? यदि ताप निश्चित है और दाब कितना है? एक वायुमंडलीय, तो विलायक के इकाई आयतन में जो गैस घुली हुई है उसका आयतन एनटीपी पर उस गैस का अवशोषण गुणांक कहलाएगा। एनटीपी पर आयतन कैसे निकालेंगे? हमने माना कि कोई गैस घुली हुई है, उसका आयतन V1 है, दाब P1 है और टेम्परेचर T1 है। तो एनटीपी पर निकालने के लिए P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू PV अपॉन T। P1 V1 T1 आपको मालूम है, घुली हुई गैस का आयतन, दाब और ताप। PVT V है एनटीपी पर समानीत आयतन, रिड्यूस्ड वॉल्यूम, और P है वायुमंडलीय दाब 760 मिलीमीटर और ताप है 273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीके से जब हम घुली हुई गैस के आयतन को एनटीपी पर ज्ञात कर लेते हैं, तो ये आयतन यदि उस ताप पर उस गैस का अवशोषण गुणांक कहलाता है। द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट एनटीपी dissolved per unit volume of any solvent at a certain temperature and under the pressure of 1 atmosphere is known as absorption coefficient of a gas. इसको हम स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। अब अलग अलग गैसों के लिए अवशोषण गुणांक के मान अलग अलग होते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग होंगे। तो यहाँ हम देखेंगे इस टेबल में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर भिन्न भिन्न गैसों के अवशोषण गुणांक प्रदर्शित किए गए।
अलग अलग सॉल्वेंट में अवशोषण गुणांक के मान भी अलग अलग होंगे। यहाँ टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेरिक, और सॉल्वेंट का आयतन कितना है, इकाई आयतन में घुली हुई गैस का आयतन एनटीपी पर। अगर सॉल्वेंट विलायक है, अगर सॉल्वेंट जल है, विलायक जल है, तो हाइड्रोजन के लिए ये वैल्यू है 0.017, नाइट्रोजन के लिए है 0.015, ऑक्सीजन के लिए है 0.028, हीलियम के लिए 0.009 और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है 0.88। इसी तरीके से अगर विलायक इथेनॉल है, इफ द सॉल्वेंट इज इथेनॉल, तो हाइड्रोजन के लिए आपको दिया है 0.080, नाइट्रोजन के लिए 0.130, ऑक्सीजन के लिए 0.143, हीलियम के लिए 0.028 और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 3.00। इसी तरीके से बेंजीन में अगर है देखें तो हाइड्रोजन के लिए 0.060, नाइट्रोजन के लिए 0.104, ऑक्सीजन के लिए 0.165 और हीलियम के लिए 0.018। तो यहाँ हमने क्या देखा कि अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग विलायकों में अवशोषण गुणांकों के मान भिन्न भिन्न हैं। तो इसका मतलब है कि गैस की विलेयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, कुछ कारकों पर डिपेंड करती है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन कौन से कारकों पर डिपेंड करती है? तो उसमें सबसे पहले है हमारे पास नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, गैस तथा विलायक की प्रकृति। गैस का नेचर और जिस विलायक में घुल रही है उसकी प्रकृति पर भी घुलनशीलता या एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का मान निर्भर करता है। किसी दिए हुए विलायक में गैस की विलेयता गैस के स्वभाव के साथ परिवर्तित होती है। ये देखा गया है कि जो गैसें आसानी से द्रवित हो जाती हैं उनकी घुलनशीलता अधिक होती है, और जो गैसें आसानी से द्रवित नहीं हो पाती हैं उनकी घुलनशीलता कम होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड अन्य गैसों की अपेक्षा जल में या अन्य विलायकों में अधिक घुलनशील होती हैं। क्यों? क्योंकि ये आसानी से द्रवित हो जाती हैं। दे कैन बी वेरी इजीली लिक्विफाइड, आसानी से द्रवित हो जाती हैं। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये कम आदि गैसें कम घुलनशील होती हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो गैसें आसानी से द्रवित हो जाती हैं उनकी घुलनशीलता अधिक होती है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए गिवन सॉल्वेंट changes with the nature of gas. Mostly the gases which are easily liquefied are more soluble, like carbon dioxide and sulfur dioxide, as compared to hydrogen and oxygen, which are not liquefied very easily. इसी तरीके से हम क्या देखते हैं, जो गैसें विलायक के साथ क्रिया कर लेती हैं, द्रव विलायक के साथ, या विलयन में आयनित हो जाती हैं, वो अधिक घुलनशील होती हैं, अधिक विलय होती हैं। जैसे अमोनिया, HCl और SO2 गैसें, ये अधिक घुलनशील हैं। क्यों है? क्योंकि अमोनिया और SO2 गैस जल से अभिक्रिया करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 बनाती हैं। अमोनिया भी जल से अभिक्रिया करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, SO2 जल से अभिक्रिया करके H2SO4 बनाते हैं, H2SO3 बनाते हैं। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड
किस में टूट जाएगा? NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। H2SO3 किस में टूट जाएगा? 2H पॉजिटिव और SO3 -2 में, सल्फाइड आयन में। HCl जल में आयनित होकर क्या देगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसलिए ये जल में अधिक घुलनशील है, लेकिन ये बेंजीन में घुलनशील नहीं होती। क्यों? क्योंकि बेंजीन में ये आयन नहीं बनाती। तो हमने क्या देखा कि वो गैसें जो जल से विलायक से अभिक्रिया कर लेती हैं अथवा विलायक में आयनीकृत हो जाती हैं, अधिक घुलनशील होती हैं या इनकी विलेयता अधिक होती है। The solid gases which react with solvent or ionize in the solution are more soluble. Example, ammonia, HCl, SO2. They are more soluble in water. As ammonia and SO2 react with water to form ammonium hydroxide and H2SO4 respectively. HCl ionizes in water to give H+ and Cl-. So they all are highly soluble in water, ammonia, HCl and sulfur dioxide. But all these gases are not soluble in benzene, as these gases are not capable of forming ions in benzene. तो इस तरीके से हमने देखा कि गैस तथा विलायक की प्रकृति विलेयता को प्रभावित करती है। The nature of gas and solvent affect the solubility. अब दूसरा फैक्टर है, दूसरा कारक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर या हम कह सकते हैं ताप का प्रभाव। हम ये जानते हैं कि स्थिर दाब पर ताप बढ़ाने से गैसों की विलेयता कम हो जाती है। स्थिर दाब पर ताप बढ़ाने से गैसों की विलेयता कम हो जाती है। विभिन्न तापों तथा एक वायुमंडलीय दाब पर कुछ गैसों के अवशोषण गुणांकों के मानों को हमने टेबल में दिखाया है, सारणी में दिखाया है। तो हम क्या देख रहे हैं? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, विलेयता आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन की विलेयता भी कम होती जा रही है, नाइट्रोजन की विलेयता भी कम होती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी भी 1.713 से डिक्रीज होकर 0.436 हो गई। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने से गैसों की विलेयता या गैसों के अवशोषण गुणांक के मान कम होते जाते हैं, डिक्रीज करते हैं। द solubility decreases with increase in temperature at constant pressure, यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो। अधिकांश गैसों को उनके विलयन से मुक्त करने के लिए विलयन को उबालना पर्याप्त होता है। यानी यदि हम विलयन को उबाल देंगे तो जो विलयन में घुली हुई गैसेज हैं वो पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगी, लेकिन फिर भी गैस की अंतिम बची हुई मात्रा को विलयन से मुक्त करना कठिन है। कुछ गैसें जैसे HCl है, उसको हम विलयन से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये स्थिर क्वाथी मिश्रण, एजियोट्रॉपिक मिश्रण बनाती है। और हम पिछले टर्न पे पढ़ चुके हैं कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाने पर
बिना संगठन में परिवर्तित हुए ही वो वाष्पित हो जाती है। इसलिए जो गैसें एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाती हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाती हैं, उनको उनके विलयन से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं कराया जा सकता। पूर्ण रूप से मुक्त हम नहीं करा सकते। इन मोस्ट ऑफ द केसेस बॉइलिंग इज sufficient to remove the gases completely from their solution. Still, it is very difficult to remove the remaining minimal amount of gas from the solution. कुछ मात्रा में गैस सॉल्यूशन में रह जाती है. Some gases like HCl cannot be completely removed from the solution as it forms azeotropic mixture. तो हमने देखा कि ताप दूसरा कारक था जो कि विलेयता को प्रभावित करता है। अब तीसरा कारक है, थर्ड फैक्टर इज द्रव में घुले अन्य पदार्थों की उपस्थिति। द्रव में घुले अन्य पदार्थों की उपस्थिति या प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड फॉरेन मटेरियल इन लिक्विड। द्रव में अगर कुछ अशुद्धियाँ घुली हुई हैं, जैसे विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट या कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये क्या करती हैं, ये गैस की विलेयता को, सॉल्युबिलिटी को कम करती हैं। द्रव में घुले हुए अन्य पदार्थों जैसे विद्युत अपघट्य, कार्बनिक पदार्थ आदि के कारण गैस की विलेयता कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? इसका कारण यह है कि जल का कुछ भाग इन घुले हुए पदार्थों से संयोग करके हाइड्रेट बना लेता है। तो फिर क्या होता है, गैस के अवशोषण के लिए उपलब्ध जल के अणुओं की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि जल के कुछ भाग ने विद्युत अपघट्यों से अभिक्रिया कर ली या कार्बनिक पदार्थों से अभिक्रिया कर ली और क्या बना लिया, हाइड्रेट। तो गैस के लिए, गैस को अवशोषण करने के लिए जल के अणुओं की संख्या क्या है, कम हो गई, अतः गैस की विलेयता भी कम हो जाती है। अब इसका हम एग्जाम्पल देखें। जब किसी सोडा वाटर या कार्बोनेटेड शीतल पेय की बोतल में थोड़ा सा नमक डाला जाता है तो क्या होता है, तो उसमें घुली हुई गैस बाहर आ जाती है और बोतल से झाग निकलने लगते हैं। सोडा वाटर की बोतल में NaCl मिलाने पर क्या होता है, विलेयता कम हो जाती है और घुली हुई गैस जो है वो झाग के रूप में बोतल से बाहर निकलने लगती है। कुछ स्थितियों में घुले हुए पदार्थ गैस से क्रिया कर लेते हैं अगर, तो फिर ये गैस की विलेयता को बढ़ा देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो घुले हुए पदार्थ हैं वो अगर गैस के साथ क्रिया कर लें तो ये गैस की घुलनशीलता को बढ़ा देते हैं। Due to the presence of other dissolved substances like electrolyte, organic compound, etc. in the liquid, the solubility of gas decreases because some part of the water combine with the dissolved substance to form hydrate, and therefore the availability of water molecules for the absorption of gas decreases. Example, when a pinch of salt is added to the soda water or
carbonated cold drink. Then the dissolved gas comes out in the form of bubble, which indicate the solubility decreases. If the dissolved substance react with the gas, in this case the solubility increases. तो हमने देखा कि अन्य तत्वों की उपस्थिति भी गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करती है। इसी तरीके से चौथा फैक्टर है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है विलेयता पर दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। इसको हम हेनरी लॉ या हेनरी के नियम की सहायता से भी जानते हैं, हेनरी के नियम के नाम से भी जानते हैं। इस कारक का अध्ययन हम नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।